हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी तक अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था, तो नाम से भी स्पष्ट है कि आपके पास कोई दो समतल प्लेटें होंगी जो दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हुई होती हैं। परंतु यहाँ पे आज आपके पास गोलीय संधारित्र है, यानी आपके पास प्लेटें तो दो ही होनी है, परंतु दोनों का आकार क्या होगा? गोलाकार होगा। और जो दोनों गोले हैं वो एक दूसरे के साथ सकेंद्रीय रखे होंगे, यानी दोनों गोलों का जो केंद्र बिंदु है वो आपका एक ही होगा और दोनों गोले चालक पदार्थ के बने होंगे। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर बाहर वाला जो गोला है वो तो 100% खोखला होना ही है, क्योंकि उसके अंदर कोई दूसरा गोला रखा हुआ है। पर अंदर वाला जो गोला है वो खोखला होगा या ठोस होगा? तो अंदर वाला जो गोला है वो आप खोखला भी ले सकते हैं और ठोस भी ले सकते हैं, क्योंकि चालक पदार्थ की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि उसको दिया गया आवेश उसकी सरफेस के ऊपर जाएगा, चाहे वो ठोस हो या फिर खोखला हो। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास दो चालक गोले हैं। इसमें बाहर वाले गोले को नाम दे देता हूं मैं ए और अंदर वाले गोले को नाम दे देता हूं मैं बी। क्लियर है? बाहर वाले गोले की जो त्रिज्या है जो अंदर वाले गोले से ज्यादा होगी उसकी वैल्यू को कह देता हूं मैं R1 और अंदर वाले गोले की त्रिज्या को कह देता हूं मैं R2। ठीक है भैया। सबसे पहले अपन इसकी बनावट कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन इसके सिद्धांत की बात करेंगे और उसके बाद में अंत में अपन इसकी धारिता निकालते हुए संख्यात्मक प्रश्नों को सॉल्व करके आज का ये टॉपिक है वो आज के वीडियो में निश्चित रूप से 100% अपन पूर्ण करेंगे। तो अगर आज आपने अगर आज का वीडियो एंड तक देखा तो आप पूरे इस टॉपिक को 100% क्लियर कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपने पास ये जो अंदर वाला गोला बी है इसको आप आवेशित कर दीजिए। तो इसको आप मान लीजिए कि माइनस आवेश देते हैं। तो माइनस जो आवेश आप इसको देंगे वो सारा का सारा आवेश कहां जाएगा? चाहे ये खोखला हो या ठोस हो, सर चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी सरफेस पे जाता है। बढ़िया। कितना आवेश दिया आपने? मान लीजिए इसको आवेश दिया आपने Q। अब इसके चारों तरफ एक दूसरा चालक गोला रखा हुआ है, वो इसके साथ कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन आपने सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि यदि किसी आवेश के पास में कोई चालक वस्तु रखी जाए तो उसके ऊपर प्रेरण का घटना घटित होती है। तो प्रेरण की घटना के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इसके अंदर वाली सरफेस के ऊपर इस पहले वाले आवेश का अपोजिट चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं। बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह के ऊपर कैसा आवेश क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। इसके बाद में आप जानते हैं कि प्रेरण के द्वारा जितना धनावेश उत्पन्न होगा उतना का उतना ही इसकी बाहर वाली सरफेस के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा। ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो अंदर वाला आवेश है वो इसके विभव को घटाने का प्रयास करेगा और बाहर वाला आवेश इस अंदर वाले गोले के विभव को बढ़ाने का प्रयास किएगा। आपने संधारित्र के सिद्धांत में एक बात बहुत अच्छे से समझी है। क्या? कि आप जो दूसरी चालक प्लेट रखते हैं, यहां पे जो बाहर वाला गोला है वो उसकी बाहर वाली सरफेस को आप भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे क्या होगा सर? उससे इसकी बाहर वाली सरफेस के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो आवेश है वो पृथ्वी के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर बाहर वाली सरफेस के ऊपर प्रेरण के द्वारा कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा। और अगर मैं इस बाहर वाली सरफेस को ग्राउंड कर दूं, पृथ्वी के साथ जोड़ दूं, तो पृथ्वी के साथ जोड़ने के ऊपर इसका जो बाह्य आवेश है, नेगेटिव चार्ज जो है वो निरस्त हो जाएगा। ठीक है। यह आपकी इसकी बनावट है। तो सबसे पहले अपन इसकी बनावट को लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन इसके सिद्धांत पे चलेंगे। चलिए, तो क्या लिखा है इस पैराग्राफ के अंदर? देखिए कि दो सकेंद्रीय गोले ए व बी जिनकी त्रिज्याएं कितनी कितनी है? R1 व R2 है। आंतरिक गोला जो बी है वो ठोस या खोखला दोनों में से किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। आंतरिक गोले को -Q आवेश से आवेशित करने पर प्रेरण के द्वारा बाह्य गोले की आंतरिक सतह के ऊपर तो +Q आवेश और बाह्य सतह के ऊपर -Q आवेश प्रेरित हो जाएगा। लेकिन बाह्य गोले की बाहर वाली जो सरफेस है, यानी इसकी बाह्य सतह को भू संपर्कित करने पर ये जो प्रेरित -Q आवेश है जो इसकी बाहर वाली सतह के ऊपर प्रेरित होगा,
प्रेरित माइनस क्यू आवेश पृथ्वी के द्वारा निरस्त हो जाएगा। तो ये इसकी बनावट और सामान्य सा सिद्धांत है। अपने को निकालनी क्या है, इस संधारित्र की धारिता निकालनी है। देखिए इन दोनों गोलों के बीच में ये जो माध्यम है, इसको अभी के लिए अपन निर्वात लेकर के चल रहे हैं। जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तो अपन एक विशेष स्थिति के द्वारा समझेंगे कि इसके अंदर यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता किस तरीके से बदल जाएगी। तो अभी के लिए अपने को इस कैपेसिटर की धारिता निकालनी है। धारिता निकालने के लिए अपने पास एक बात जानते हैं, धारिता का परिभाषा C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होती है। यानी बेसिकली अपने को इन दोनों गोलों के बीच में विभवांतर ही चाहिए। यही इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ये जो आंतरिक गोला B है, ध्यान देना भैया, यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है। आंतरिक गोला जो B है, इसकी सरफेस के ऊपर इसके खुद के आवेश माइनस क्यू की वजह से कितना विभव उत्पन्न होगा। किसी गोलीय चालक की सतह के ऊपर विभव का फॉर्मूला क्या होता है सर, के क्यू अपॉन आर होता है। क्यू है वो अगर पॉजिटिव है तो प्लस के साथ लगा दो और माइनस है तो माइनस के चिन्ह के साथ लगा दो। ठीक है, तो इस आंतरिक गोले की सतह के ऊपर विभव है वो एक तो इस खुद के गोले के आवेश की वजह से हो जाएगा, और दूसरा ये जो अंदर वाला गोला है ये इस बाह्य चालक गोले के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और आपने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि किसी चालक गोले की सतह के ऊपर जितना विभव होगा उतना का उतना विभव ही उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा। तो इस बाहर वाले गोले की जो आंतरिक सतह के ऊपर आवेश है उसकी वजह से इसकी आंतरिक सतह पे जितना विभव होगा उतना का उतना विभव है वो इस अंदर वाले भाग में भी होगा। यानी कि इस आंतरिक गोले की सतह के ऊपर दो तरह के विभव उत्पन्न होंगे। ठीक है, पहला तो इस खुद के आवेश की वजह से निकाल लेंगे, दूसरा इस बाह्य गोले की आंतरिक सतह के आवेश की वजह से निकाल लेंगे। विभव एक अदिश राशि है इसलिए सिंपल अपन दोनों को योग कर देंगे। तो पहले अपन इस आंतरिक गोले की सतह के ऊपर विभव निकाल लेते हैं। तो क्या लिखना चाहिए अपने को यहां पर, चलिए लिखते हैं। गोले B की सतह पर स्वयं खुद के आवेश की बात कर लेते हैं। स्वयं के आवेश, कितना आवेश है, माइनस क्यू के कारण विभव, कितना विभव होगा लिख लीजिए भैया, उसको मैं कह देता हूं VB। दिस इज इक्वल्स टू सर माइनस के क्यू अपॉन इसकी खुद की त्रिज्या, अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, R2 है। कितनी है, R2। अच्छा, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, तो लिख लीजिए माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट लिखने का मतलब है इसके चारों तरफ का जो माध्यम है वो निर्वात है। अब बाह्य गोले की आंतरिक सतह के आवेश की वजह से विभव निकाल लें। तो यहां पे अपने को लिखना होगा कि धातु के खोखले गोले, कौन सा खोखला गोला, ए के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव स्वयं के आवेश प्लस क्यू के कारण सतह के विभव के समान, एक नोट अपने को यहां पे लिख देना चाहिए, होता है। यानी इस अंदर वाले गोले की सतह के ऊपर और विभव कहां से आएगा, तो इस बाहर वाले गोले की आंतरिक सतह का जो आवेश है उसकी वजह से भी यहां पे विभव होगा। क्यों होगा, तो ये अपने यहां पे एक नोट डाल दिया है, इसका डेरिवेशन है वो आपने चैप्टर नंबर 3 में अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसका खुद का विभव कितना हो जाएगा वो अपन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये जो बाह्य गोले का आवेश है इसकी वजह से जो विभव है इसको मैं VB डैश कह देता हूं। फॉर्मूला क्या होगा सर, के, इसका आवेश पॉजिटिव है Q अपॉन इसकी दूरी यानी बाह्य गोले की त्रिज्या कितनी है, क्योंकि इसकी सतह का विभव निकालने के लिए तो KQ अपॉन इसकी त्रिज्या ही लिखनी होगी ना,
और सतह का जो विभव है उसी के बराबर उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव होगा। तो इसकी त्रिज्या आपने कितनी ले रखी है, r1 ले रखी है। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों को जोड़ दें तो अपन क्या लिखेंगे, गोले B की सतह पर कुल विभव, B की सतह पर कुल विभव कितना हो जाएगा सर, B की सतह पे जो विभव होगा उसमें VB जोड़ दीजिए और VB डैश जोड़ दीजिए। खुद की वजह से विभव और बाह्य गोले के आवेश की वजह से विभव दोनों को प्लस कर दीजिए। चलिए प्लस कीजिए। तो पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, कितनी लिखी थी आपने, -q/4πε0 r2। उसकी क्या लिखी है आपने, इस k को भी 1/4π के रूप में लिख लीजिए। तो q/4πε0 r1। ठीक है, क्या नजर आ रहा है सर, एक काम कीजिए, q को कॉमन ले लीजिए, 4πε0 को कॉमन ले लीजिए। तो पहले मैं ये पॉजिटिव वाली टर्म्स लिख लेता हूं, तो 1/r1 और इसमें से बचेगा 1/r2। चलिए इसका एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास q/4πε0 बाहर और ऊपर रह जाएगा आपके पास r कितना, नीचे वैल्यू आ गई आपके पास, एलसीएम आ गया r1 r2। तो ये वैल्यू होगी आपके पास r2 - r1। ठीक है, अब मुझे बताइए कि बाह्य गोला जो है या बाहरी गोला, मैं लिख देता हूं बाहरी, आउटर, बाहरी गोले ए की बाह्य आउटर सरफेस सतह पर आवेश कितना है, बताएं मुझे। बाहर वाले गोले की बाहर वाली सतह के ऊपर आवेश कितना है। सर आवेश तो वहां पे -q था, लेकिन जैसे ही आपने उसे ग्राउंड किया, भू संपर्कित किया, तो उसका टोटल चार्ज है वो पृथ्वी में चला गया। तो अब उसके ऊपर आवेश कितना बच गया, 0 है। कितना आवेश है, 0 है। और जब आवेश 0 है तो उसका खुद का विभव कितना होगा, बाहर वाली सतह की बात कर रहे हैं अपन, तो बाहर वाली सतह के ऊपर विभव कितना होगा, V = 0। इसलिए दोनों गोलों की सतहों के मध्य क्या निकाल लें, विभवांतर निकाल लेते हैं। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, विभवांतर को क्या लिखें सर, विभवांतर को अपन लिख देते हैं VAB, यानी A गोले का विभव माइनस B गोले का विभव। तो A गोले का विभव तो आपके पास ये आ गया, कितना है, 0 है। और B गोले का विभव क्या है, ये भी आपने ये इक्वेशन लिखी है। तो ये पूरा पार्ट लिख दीजिए यहाँ पे। तो वैल्यू लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, q/4πε0, ये है आपके पास r2 - r1/r12। इस माइनस को आप अंदर ले जाओ। जब आप माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये जो r2 - r1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो VAB = आपके पास हो गया q/4πε0। क्या लिख दूं इसको सर, r1 - r2/r12 लिख दीजिए। सिंपल है, दिक्कत इसमें सर नहीं है। चलिए इतनी वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप सिंपल धारिता की परिभाषा ले लीजिए। तो धारिता की परिभाषा से क्या कहती है, धारिता की परिभाषा C = q/v। भैया यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको विशेष रूप से, ये अंदर वाले गोले की सतह के ऊपर जब आप विभव निकालेंगे तो आपको दोनों विभव के अंदर जो त्रिज्याएं हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, खुद की वजह से जब विभव निकालना है तो खुद की त्रिज्या, और बाह्य गोले के आवेश की वजह से विभव निकालना है तो उसकी त्रिज्या ही रखनी है। चलिए वैल्यू रख दीजिए। तो q की जगह मैंने q रखा, बटा में v की वैल्यू चाहिए, तो ये q है और इसके साथ वाली वैल्यू को मैं x मान लेता हूं। तो ये q x है वो इसके साथ में ही तो आएगा। तो ये आएगा आपके पास r1 - r2/r1/r2। नीचे क्या चल रहा है इसमें, 4πε0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4πε0 सॉल्व कर लीजिए। इस q ने इस q को काट दिया। देन मैं लिख देता हूँ C = मेरे पास यहाँ पे है 4πε0, ये r1 r2 जो बटा में है वो ऊपर चला जाएगा आपके पास r1 r2, और यहाँ पे क्या रह गया r1 - r2। तो ये आपके पास किसी गोलीय संधारित्र की धारिता आ जाएगी।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R1 माइनस R2। तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात विशेष आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको इस C की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए। सर C की वैल्यू बढ़ाने के लिए R1 की वैल्यू बढ़ा दीजिए, यानी बड़ा गोला ले लीजिए। ठीक है, R2 की वैल्यू भी बढ़ा दीजिए, यानी अंदर वाला गोला भी बड़ा लेना है। और दूसरी बात कह रहा है कि R1 और R2 की त्रिज्याओं का जो अंतर है वो बटा में है, यानी आप लिख सकते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R1 माइनस R2, यानी कि इन दोनों गोलों की त्रिज्याओं का अंतर जितना कम होगा, यानी दोनों गोलों की त्रिज्याएं लगभग बराबर होंगी। अंतर कम होने का मतलब क्या है, लगभग बराबर होंगी, तब उसकी धारिता है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये इनकी त्रिज्याओं के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है गोलीय संधारित्र की धारिता का। ठीक है, तो ये तो धारिता आपकी आती है दोनों गोलों के बीच में निर्वात माध्यम की स्थिति में। अब अपन ले लेते हैं क्या, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो यहां पे अपन लिखते हैं कि यदि दोनों गोलों के मध्य भाग में एप्सिलॉन R परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता कितनी हो जाएगी। सिंपल है, तो धारिता बता दीजिए मेरे को कितनी हो जाएगी। सर C इक्वल्स टू, ये आपके पास चल रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन आपके पास R1 माइनस R2 चल रहा है। सिंपल आप इसकी धारिता को इसके परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो निर्वात की स्थिति की धारिता है उसको आप परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, ये आपने रिजल्ट यहां पे विशेष रूप से लिख ही लिया है। ठीक है, अब इसमें एक विशेष बात और आती है, थोड़ा सा आप विश्लेषण करना इस वैल्यू के ऊपर। ये R1 क्या है, बाहर वाले गोले की त्रिज्या, R2 क्या है, अंदर वाले गोले की त्रिज्या। ठीक है, अंदर वाले गोले की जो त्रिज्या है, मैं यहां पे नोट लगाता हूं, देखें क्या आता है। मैं यहां पे एक नोट लिखता हूं कि R2 है, दैट इज इक्वल्स टू R ले लिया जाए, यानी अंदर वाले गोले की जो त्रिज्या है उसको आप R ले लें, और बाहर वाले गोले की जो त्रिज्या है, बाहर वाले गोले की त्रिज्या यानी R1 जो है उसको आप इंफिनिटी ले लें, अनंत ले लें। बाहर वाला गोला है वो बहुत बड़ा ले लिया जाए। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर आपके पास क्या वैल्यू आएगी बताएं, देखें, सोच के देखो कि ये आपके पास इन्फानाइट है, इसमें से आप छोटी सी वैल्यू R को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, इंफिनिटी में से R माइनस करेंगे तो इन्फानाइट तो बचेगा, और ऊपर भी आपके पास R1 है तो इन्फानाइट से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे सिर्फ क्या बचेगा सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 रहेगा, और R2 की जगह क्या ले रहे हैं आप, R ले रहे हैं, तो यहां पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगी। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा है ना, किसका फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला तो किसी गोलाकार चालक की धारिता का है, यानी कि आपके पास कोई भी एक गोलाकार चालक है तो वो भी एक संधारित्र है, उसका जो दूसरा बाहर वाला गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है, अनंत है, यानी प्रत्येक गोलीय चालक को एक कैपेसिटर माना जाता है, जबकि उसका जो दूसरा गोला है, जो सेकेंडरी दूसरा गोला है, बाहर वाले गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी रह जाएगी, अनंत रह जाएगी। ठीक है, तो इस बात को भी आपको यहां पे समझना होगा। इसके साथ ही आपका जो गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आज के अपने इस डेरिवेशन के ऊपर आधारित एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है, देखिए स्क्रीन के ऊपर। एक गोलीय संधारित्र के बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्याएं आपको 2 मीटर और 1 मीटर दे रखी है। तो बाहर वाले गोले की त्रिज्या जो आपके पास R1 है उसको 2 मीटर लिख लूं, और अंदर वाले गोले की त्रिज्या जो कम है उसको अपन
1 मीटर लिख लेते हैं। जो आपको वैल्यूज दे रखी है वो लिख ली। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर 8 है, दोनों गोलों के बीच में भरा हुआ है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी लिख लीजिए, आपके पास कितनी है, 8 है। निकालना क्या है, सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए सी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। बताएं मुझे कि सी का फॉर्मूला क्या लगेगा। सर सी का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा फॉर्मूला, देख के बताएं सर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 इंटू R2 और बटा में आपके पास दोनों त्रिज्याओं का अंतर होगा। ठीक है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, एप्सिलॉन आर R1 R2 बटा में R1 माइनस R2, और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नजर आ रहा है उसको क्या मैं 1/k लिख दूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। सिंपल है, यदि आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ रहेगी। बताएं एप्सिलॉन आर की वैल्यू सर 8 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 1 है। वैल्यू लिख लीजिए, 9 इंटू 10 की पावर 9 है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास 8 दूनी 16 तो ऊपर हो गया, और नीचे हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। सॉल्व करें, देखें इसको, इसका भाग लगा दीजिए 16 में, तो कितना बार लगेगा, 9 का भाग, लगभग 1.78 बार। 10 की पावर ऊपर जाएगी तो -9, क्या आ गया, ये फैरेड आ गया। अच्छा बताएं 10 की पावर -9 को क्या लिखते हैं, 10 की पावर -9 को संकेत के रूप में क्या लिखते हैं सर, नैनो लिखते हैं। तो नैनो फैरेड इसकी धारिता आ जाएगी। तो इस तरीके के सवाल हैं वो आपसे सामान्यतः पूछे जाते हैं। हालांकि आईआईटी के ऊपर, जेईई के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो थोड़े से अपर लेवल के होते हैं। जब अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब अपन इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उनके ऊपर भी अपन एक डेरिवेशन, एक वीडियोस देखेंगे। उस वीडियो के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को अपने साथ साथ डेली का कवर करते जाएं, और भी आप अपनी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको भी पढ़ते जाएं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज इसके साथ ही आज का अपना वीडियो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा टॉपिक, हमारा जो टीचिंग मेथड है वो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।